हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो चलिए आज देखते हैं, बायोलॉजी का क्लास देखेंगे। बायोलॉजी में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि लेक्चर 4 तक हो चुका है। आज लेक्चर 5 करेंगे। तो आई होप आप लोग लेक्चर 4 तक कर चुके होंगे। हमने लेक्चर 1 में बताया था पूरा चैप्टर का ओवरव्यू, यानी पूरा चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे चैप्टर को आगे दौड़ाना है, उसके बारे में हम पूरा बता दिए थे। तो मैं लेक्चर 4 तक जितना पढ़ाया हूँ, तो उस ओवरव्यू के द्वारा कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, उसको एक झलक फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं उस चैप्टर के से दौड़ रहा हूँ और कहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जहाँ तक पढ़ाए हैं, यानी जहाँ तक लेक्चर 4 हुआ है वहीं तक मैं अभी लिखूँगा। उसके यानी लेक्चर 1 में आपको पूरा लिखा हुआ मिलेगा, लेक्चर 1 में पूरा लिखा हुआ है, लेकिन मैं अभी जहाँ तक पढ़ाया हूँ वहीं तक लिखूँगा। आए हो आप लोग समझोगे। तो मानवों में जनन देख रहे हैं, तो मानव में जनन होने के लिए 2 जीव भाग लेते हैं, यानी 2 जीवों के द्वारा होता है। यानी एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। मेल के पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए और फीमेल के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए। सिर्फ सिस्टम रहने से ही नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का रहना मेन जरूरी है। नहीं मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का रहना जरूरी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी का रहना जरूरी है, क्योंकि ओवरी के अंदर ही ओव्यूल बनता है और टेस्टिस के अंदर ही शुक्राणु बनता है। तो आई होप आप लेक्चर 1 में पूरा बताएं हैं। तो अभी हम जो ऊपर बताएंगे, जो कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे इसके बारे में। जैसे कि ह्यूमन में देख रहे हैं हम लोग, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, तो एक मेल की ज़रूरत है, यानी एक एक फीमेल चल रही है। तो मेल में हम पढ़ चुके हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में हम लोग क्या पढ़े? टेस्टिस को पढ़ लिए हैं। इधर हम कुछ नहीं लिखेंगे, इधर आप लोग लिख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेक्चर 1 में हम पूरा करा चुके हैं, लेकिन हम पहले ही बताएं कि जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ लेक्चर 4 तक, कहाँ तक मैं दौड़ा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। तो टेस्टिस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है टेस्टिस में, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेरा एक चीज़ छूट गया है, पेनिस यानी शिश्न, और नरजनन भाग होता है, यानी बाहर वाली भाग होती है। तो टेस्टिस को पढ़ेंगे अभी। पहला टॉपिक में टेस्टिस, दूसरी बात टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखना है, यानी वृषण के आंतरिक संरचना। यानी टेस्टिस को जब हम अंदर में उसके परत को हम हटा के देखेंगे तो कैसा दिखेगा और क्या क्या चीज़ होता है उसमें, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ओवरव्यू के द्वारा हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक चीज़ बाकी है, मेरा क्या है, पेनिस बाकी है। और अभी का टॉपिक पेनिस चलेगा और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस चलेगा, यानी उसका हमको इंटरनल देखना, मतलब अंदर में देखना है क्या क्या चीज़ होता है, कौन कौन सा अंग क्या काम करता है, कैसा होता है कैसा नहीं होता है, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेनिस होगा, यानी शिश्न होगा पहला टॉपिक में। पेनिस यानी शिश्न, पेनिस, इसको पढ़ना है। तो पहले समझिए, पेनिस जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, पेनिस जो होता है उसे बाह्यजनन अंग कहते हैं, क्योंकि वह बाहर में रहता है। और दूसरा, इसे संभोग अंग भी कहते हैं, क्योंकि संभोग में अहम भूमिका निभाने वाला जो होता है इसी के द्वारा भी होता है, तो संभोग अंग भी कहा जाता है। देखिए पहले समझिए, तब हम लिखा देंगे एक बार में। जो पेनिस होता है, पेनिस में एक खास विशेष प्रकार के जो है ना, एक उत्तक पाया जाता है, मतलब टिश्यू पाया जाता है। जो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो उत्तक कई सारे कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाता है, ये अलग बात था, लेकिन हमने बता दिया। तो विशेष प्रकार का उसमें एक उत्तक पाया जाता है, यानी पेनिस में, जो कि
उस पेनिस उस ऊतक को कहते हैं इरेक्टाइल स्पॉन्ज टिश्यू कहते हैं। वह क्या कहता है, जब उसमें रक्त भर जाता है, यानी इरेक्टाइल टिश्यू के स्पॉन्ज टिश्यू में जब रक्त भर जाता है तो वह इरेक्ट हो जाता है, यानी पेनिस जो है खड़ा हो जाता है। और खड़ा हो जाता है तो उसको उसका वह वीर्य को मादा के योनि में प्रवेश कराना आसान हो जाता है। यदि वह इरेक्टाइल स्पॉन्ज टिश्यू में जब रक्त भर जाता है तो वह खड़ा हो जाता है, तो उसको मादा के योनि में वीर्य को स्खलन करना या वीर्य को भेजना आसान हो जाता है। और विल्सन के हम अभी फोटो बनाएंगे। अब पेनिस के जो अगले भाग होते हैं हम फोटो ही बना देते हैं। देखिए, हम पहला दिन ऐसा बनाए थे। देखिए, इसमें ऐसे रहता था, 2 लाइन रहता था। देखिए, ये हमारा टेस्टिस रहता था। यहाँ एपिडिडेमिस रहता था, सटावा, सबको सब चीज़ याद आता होगा। ये एपिडिडेमिस है, लिखेंगे कुछ नहीं। देखिए, यहाँ ये बाहर वाला भाग को ग्लांस पेनिस कहते हैं, यानी शिश्नमुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? शिश्नमुंड कहते हैं। और इसको कहते हैं फोर स्किन। क्या होता है? फोर स्किन होता है। तो यही भाग को हम लोग पढ़ रहे हैं, पेनिस के यही भाग को। इसमें एक इरेक्टाइल भरा होता है, इसमें टिश्यू रहता है, इरेक्टाइल टिश्यू। जब इसमें रक्त भर जाता है तो यह इरेक्ट हो जाता है, यानी खड़ा हो जाता है। तो यह माँ के योनि में वीर्य का स्खलन यानी वीर्य को पहुँचाना आसान हो जाता है। आई होप आप लोग समझोगे। ये क्या है? ये स्क्लोटम है। ये क्या है? अधिविलिसन है। ये क्या है? ये भास डिफरेंस है। यहाँ एक सेमिफेरस मतलब सेमिनल वेसिकल पाया जाता है। सेमिनल वेसिकल के लेकर इस जगह से एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, एक तो शंकु का आकार का, इस जगह से लेकर इस जगह के रास्ता को इजुलेटरी डक्ट कहते हैं। यानी स्खलन वहीं होता है, स्खलन यही होता है। इवोल्यूशन का स्खलन इसी जगह से होता है। इसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, फिर इसके बाद एक छोटा सा और एक ग्रंथि जाता है जिसको कहते हैं बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक के नली को कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। तो हम ऊपर बताएं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों को अभी पेनिस पढ़ना है, तो पेनिस के बारे में भी हम बता दिए कि ये बाह्यजनन अंग है, इसे संभोग करने का अंग भी कहा जाता है। और इसमें एक खास प्रकार का टिश्यू पाया जाता है, यानी ऊतक पाया जाता है, जिसे इरेक्टाइल स्पॉन्ज टिश्यू कहते हैं। यह जब इसमें रक्त भर जाता है तो ये खड़ा हो जाता है, तो वीर्य का माता की योनि में पहुँचाना आसान हो जाता है। और इसके बाहरी भाग को, ये मतलब इसके ऊपरी त्वचा को ग्लांस पेनिस कहते हैं, यानी शिश्नमुंड कहते हैं। और अंदर वाला और एक लूज फोल्ड होता है, मतलब लूज स्किन होता है, उसको कहते हैं ग्लांस पेनिस कहते हैं। फोर स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर स्किन कहते हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो अब लिखेंगे, क्या करेंगे? लिखेंगे उसके बारे में। तो चलिए लिखते हैं। अब लिखते हैं। फोटो कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ टॉपिक देके उसके बारे में लिखना है। तो लिखते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे बाह्यजनन अंग कहते हैं। डायरेक्ट लिखना है। पेनिस यहाँ दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। यह बाह्यजनन, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। इसे बाह्यजनन अंग कहा जाता है। इसे बाह्यजनन अंग कहा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में लिखना है, इसे संभोग का अंग भी कहा जाता है। यदि आपको राइटिंग समझ नहीं आ रहा है तो हम बोल रहे हैं, उससे भी आप लोग लिख सकते हैं। राइटिंग तो समझ में आ ही जाता होगा, इतना आप कितना अच्छा लिखेंगे। और अच्छा हो सकता है, लेकिन इतना लिख देते। तो अब दूसरा क्या इसमें बताए थे, एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है। इसमें विशेष प्रकार के ऊतक पाए
जाते हैं, जिसे इरेक्टाइल क्या कहते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल स्पॉन्ज टिश्यूज कहते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं तो टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। जब वो खास प्रकार का जो ऊतक पाया जाता है, यानी टिश्यू जो पाया जाता है, उसको इरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं। और जब इरेक्टाइल में, फिर टॉपिक बनाना है, जब उसी में लिख सकते हैं, लेकिन जब स्पॉन्ज टिश्यू में रक्त भर जाता है, तब यह शिश्न या पेनिस इरेक्ट हो जाता है। इरेक्ट यानी खड़ा हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, जिससे वीर्य को मादा के योनि में प्रवेश कराना आसान हो जाता है। यानी उसको जो आसान हो जाता है, वीर्य को कहाँ तो वीर्य को मादा के योनि में प्रवेश कराना आसान हो जाता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। और लिख देते हैं, और एक लाइन था, क्या था, विल्सन के ऊपरी भाग को ना, नहीं विल्सन कहते हैं पेनिस के ऊपरी, मतलब निचले लिख सकते हैं। विल्सन के मार्ग में ऊपरी परत को ग्लांस पेनिस यानी शिश्नमुंड कहते हैं। और उसके अंदर वाले स्किन को फोर स्किन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं। देखिए एक बार, उसके ऊपरी पेनिस का जो ऊपरी मार्ग होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फोर स्किन कहते हैं। ऊपरी वाला को ग्लांस पेनिस, और नीचे वाला जो अंदर में रहता है उसको फोर स्किन कहते हैं। देखिए एक बार, देखिए चलिए हो गया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टेस्टिस को अंदर से देखेंगे, ये अंदर में क्या क्या होता है, कैसा कौन सा काम करता है, उसके बारे में देखेंगे। हमको पहला दिन हम बताए थे कि जो पूरे डक्ट होता है, डक्ट के बारे में भी हम बताए थे। एसेसरी डक्ट या सहायक जो नालियाँ हैं उसमें भी बताए थे क्या क्या होता है। रिलेटेड टेस्टिस होता है, फिर भाषा इफ्रेंसिया होता है, भाष डिफरेंस होता है, और इपीडिडेमिस होता है। 4 तरह का बताए थे। अभी चारों यूज होगा उसमें, देखिएगा अभी आप, चारों यूज होगा। देखिए इसको क्या है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस यानी विल्सन के आंतरिक संरचना। क्या आंतरिक संरचना है, देखिए। तो उसमें पहले उसका हम
टेस्टिस का जो परत होता है ना, टेस्टिस का परत के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। टेस्टिस के 3 परत होते हैं। कितने परत होते हैं? 3 परत होते हैं। तीनों परत का नाम याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन ये होगा। तो तीनों परत का नाम जो है थोड़ा सिंपल है, थोड़ा हार्ड भी है, याद रखिएगा। सब में देखिए 3 तरह का होता है, तो इसको हम पहले लिख देते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं, तब उसके अंदर वाला चीज़ को हम समझाएंगे। फोटो क्या कि बनाना पड़ेगा। विल्सन के 3 परत होते हैं। विल्सन के 3 परत होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 होता है ऑथर, मतलब ऊपरी पार्ट ऑथर। एक होता है इनर, एक होता है मिडिल। तीसरा होता है इनर। अब देखिए क्या होता है, ऑथर इनर, ऑथर मिडिल इनर। सब में टूनिका लगा होता है, टूनिका। यहाँ तक तो नाम सब में सेम रहता है, मतलब सेम सब में नहीं रहता है। अब ऑथर मतलब ऊपरी वाला परत को, मिडिल वाला हुआ बीच वाला परत को, और इनर मतलब हुआ सबसे नीचे वाला परत को। तो सब में टूनिका लगा हुआ है, अब नाम चेंज होता है। अब जो होगा इसमें होता है वेजेनलिस, मतलब हिंदी में हम लिख देते हैं वेजेनलिस होता है। क्या होता है? वेजेनलिस, नाम याद रखिएगा। मिडिल का होता है एल्गुलेनिस होता है। एल्बियोगैनी होता है, यानी हिंदी में लिख देते हैं एल्बियोगैनी। तीसरा होता है वेस्कुलरिस। क्या होता है? वेस्कुलरिस। तो ये तीनों चीज़ जो है, तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों को याद रखिएगा। ये हो गया। अब जो हम लोग देखेंगे विल्सन का अंदर वाला मतलब आंतरिक संरचना देखेंगे उसके बारे में। तो इतना सा देखिए, चलिए हो गया। तो हम लोग अब देखेंगे उसके परत हम लोग पढ़ लिए, परत अब वहाँ पर लिखेंगे भी नहीं हम, और दूसरा सब चीज़ नाम लिखेंगे। देखिए क्या होता है। पहले हम फोटो बनाते हैं। क्या फोटो सही बना? नहीं बना। अब सही होगा। एक ही टेस्टिस का बनाएंगे, आप लोग 2 मान लीजिएगा, एक टेस्टिस मान लीजिए। इधर भी जितना चीज़ इसमें होगा उतना चीज़ भी उसी में होगा। तो इसमें जो है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लोब रहते हैं। लोब टेस्टिस मतलब विल्सन पालिकाएँ होते हैं। बहुत, लगभग 200 से 250 की संख्या में होता है। तो हम उतना नहीं बनाएंगे। देखिए हो गया इतना। तो इसमें बहुत पतली पतली नलियाँ होती है, जिसको हम लोग इस नली को कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। इस नलियों को कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्रजनक नलिका। क्या होता है? शुक्रजनक नलिका। ट्यूब्यूल्स मतलब क्या होता है? पाइप। तो शुक्रजनक नलिका है, इसमें रहता है ऐसे रहता है। तो शुक्रजनक नलिकाएँ होती है। देखिए ये शुक्रजनक नलिकाएँ बाहर निकलकर एक बहुत ही जालनुमा संरचना बनाती है। सबसे बाहर निकलेगा। फोटो चेंज करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए चेंज कर देते हैं, 1 मिनट। देखिए इससे बाहर निकलकर सबसे बाहर निकलता है, बहुत पूरे जालनुमा संरचना बनाता है पूरा। सबका नाम लिखेंगे, अब टेंशन मत लीजिए, सबका नाम लिखेंगे। तो सबसे निकलता है। ये नहीं समझिएगा कलर चेंज कर दिए तो ये नहीं निकलता है। सबसे निकलता है। निकलने के बाद ये जो है, ये एक 20 से 30 की संख्या में एक और नली बनाती है। इस नली को हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो ये नली मिलकर एक पूरे कुंडलित नुमा संरचना बनाती है, जो कि 6 से 7 मीटर लंबा होता है।
कितना होता है 6 से 7 मीटर लंबा होता है। और फिर इससे निकलता है, इससे एक नली निकलता है। अभी सबका नाम लिखेंगे, सबका याद आ जाएगा आपको। अब दिखेगा ना, ये देखिए, हाँ, तो ये पूरा उलझा हुआ रहता है, ये उलझा हुआ रहता है। आप देखिए, नहीं याद आएगा तब बोलिएगा हमको। देखिए ये नली जो है, इस नली को हम लोग, ये जो शुक्राणु को धोने वाला जो काम करता है उसको कहते हैं क्या, यहाँ से शुक्राणु धोने का काम करता है, इसको कहते हैं भांस डिफरेंस। क्या नाम याद आया? शुक्रवाहक, शुक्राणु को ले जाने वाला शुक्रवाहक। शुक्राणु को ले जाने वाला क्या कहते हैं? शुक्रवाहक। और ये जो है मेरा इपिडिडेमिस है, इपिडिडेमिस है यानी अधिविरिसन है, अधिविरिसन है, ठीक, अधिविरिसन है। क्या है? अधिविरिसन है। यानी शुक्राणु का जो परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, तो यहीं पर होता है, अधिविरिसन में ही होता है। इसमें 3 परत होता है, हम बताए भी थे। ये तीन तरह का होता है। एक होता है ये कॉर्पस, कॉर्पस, कोडा, कापुट, यही सब होता है, 3 पे होता है। तो और इस वाले संरचना को, इस वाले जो एक कुंडलित पाइप जो बनाता है, तो उस पाइप का नाम है क्या कहते हैं? भाषा इफ्रेंसिया। भाषा इफ्रेंसिया क्या कहते हैं? भाषा इफ्रेंसिया। शुक्रजनक जालिका, यानी यह शुक्रजनक, ये इसको कहते हैं, इंग्लिश में याद रखिएगा, भाषा इफ्रेंसिया। क्या होता है? भाषा इफ्रेंसिया, भाषा इफ्रेंसिया। और ये जो पूरे कुंडलित जब शुक्रजनक नलिकाएं जो निकल कर एक कुंडलित नली बनाता है, इसको कहते हैं रेटेटेस्टिस। क्या कहते हैं? रेटेटेस्टिस। इसको कहते हैं रेटेटेस्टिस। क्या कहते हैं? रेटेटेस्टिस। और इसको कहते हैं, ये जो लब्यूल बनाया, मतलब पालिका जो बनाई है, ये जो कई 200 से 250 की संख्या में जो पालिका बनाई है, उसको कहते हैं विलिसन पालिका। विलिसन पालिका। इंग्लिश में भी लिख देते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं टेस्टिसोलर लब्यूल। क्या कहते हैं? लब्यूल, टेस्टिसोलर लब्यूल। और ये शुक्रजनक, ये जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, जो इसके अंदर में, यानी विलिसन पालिका के अंदर में जो है उसको कहते हैं इसको कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। शुक्रजनक नलिका, हिंदी में शुक्रजनक नालिका। क्या कहते हैं? शुक्रजनक नालिका। क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिका कहते हैं। और ये क्या है? ये 2 संख्या में होता है। सॉरी, ये हम पहले बताती है कि तीन परत होता है, तो हम 3 तो नहीं बनाए, 2 को बनाए। इसको कहेंगे कवर ऑफ टेस्टिस। कवर ऑफ टेस्टिस। क्या कहते हैं? टेस्टिस, जो कि 3 होता है। कितनी संख्या में होता है? 3 संख्या में होता है। कितने में होता है? 3 संख्या। अब फिगर को फिर से हम समझाएंगे अच्छा से। देखिए क्या क्या होता है, अब बताएंगे कितनी संख्या में कौन होता है, नहीं होता है। तो मेरा पहले क्या होगा? पहले होगा कवर ऑफ टेस्टिस, यानी विलेसन के परत। कितने परत होते हैं? 3 परत। कितने होते हैं? 3 परत। वो हमने बात कर लिया। तो 3 परत होता है, वो हमने बात कर लिया पहले ही। अब फिर इसमें जो है ना, टेस्टिस में एक विलिसन, मतलब ये विलिसन पालिकाएं पाई जाती है, मतलब टेस्टिसोलर लब्यूल पाया जाता है। लब्यूल होता है जिसमें विलिसन बनता है, समझे ना? उसमें विलिसन बनता है उस लब्यूल में। जैसे कुकर भात बनता है, किसमें बनता है? कुकर में। तो कुकरदानी हुआ, तो वही जो है, तो कुकर किसमें हुई, मतलब चावल किसमें बनता है? कुकर में। तो विलिसन यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किसमें बनेगा? तो शुक्राणु ये टेस्टिसोलर लब्यूल में बनेगा, यानी इसके अंदर में बनेगा। अब विलिसन पालिका के अंदर में जो है उसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। और हाँ, एक बात, ये विलिसन पालिका जो है 200 से, हम 2 बार बात कर लिए, 200 से 250 की संख्या में होती है, यानी 200 से 250 तक की संख्या में होती है। दोनों में होती है। हम एक टेस्टिस का बोले हैं और दूसरा टेस्टिस में भी उतना ही होगा। ये हो गया। इसकी संख्या कितनी होती है? 200 से 250 की संख्या में। कितना संख्या में? 250 की संख्या में हो गया। फिर ये जो है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो संख्या होती है वह 1 से 4 होती है। 1 से 4
कितना होता है, 1 से 4 की संख्या में होती है। यानी विल्सन पालिका में क्या बन रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बन रहा है। यानी शुक्रजनक नलिकाएं जो बनती है वह 1 से 4 की संख्या में बनता है, 1 से 4 की संख्या में वो उसमें रहता है, समझे। तो उसके बाद जो इससे जो नलिकाएं निकलती है, पूरी उलझी हुई नलिकाएं निकलती है, उसको कहते हैं रेटे टेस्टिस। क्या कहते हैं, रेटे टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटे टेस्टिस कहते हैं। उस रेटे टेस्टिस से एक पाइप फिर निकला हुआ रहता है, जो कि अच्छी तरह से निकला होता है, जो कि इसकी संख्या होती है 20 से 30। यानी उस जो पाइप जो निकला रहता है उसको कहते हैं भाषा इफ्रेंसिया। जो पाइप निकला हुआ रहता है, देखिए ये काला वाला जो है ना, ये जो पाइप निकला हुआ है उसको कहते हैं भाषा इफ्रेंसिया। भाषा इफ्रेंसिया की संख्या जो होती है वह होती है 20 से 30। कितना होता है, 20 से 30 की संख्या में, 20 से 30 की संख्या में, इतनी संख्या में 20 से 30 की संख्या में होती है। ये 20 की 30 संख्या में एक फिर कुंडलित विल्सन के बाहर का, विल्सन के बाहर पूरे कुंडलित नली बनाती है, पूरे कुंडलित नली बनाती है, जो कि उसको कहते हैं एपिडिडेमिस यानी अधिविल्सन, जो कि 6 से 7 मीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है, 6 से 7 मीटर लंबा होता है। और फिर इससे फिर जो शुक्राणु बाहर निकलता है उसको कहते हैं भास डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, भास डिफरेंस कहते हैं। क्या आपको फिगर में समझ में आया, क्या आपको फिगर समझ में आया, समझ में आ गया होगा। देखिए अच्छा से एक बार फिर से देख लीजिए। उसके बाद हम अब इसको मिटाएंगे और लिखाना स्टार्ट कर देंगे। जितना चीज़ बोले उतना चीज़ ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार ऐसे ही बोल देते हैं पहले क्या क्या लिखेंगे। देखिए क्या वो लिखेंगे, लिखेंगे कि विल्सन पालिका में, मतलब विल्सन पालिका में, नहीं पहले ऐसे लिखेंगे, विल्सन के प्रत्येक विल्सन में, देखिए आप सुनिए, अब पहला नंबर में क्या लिखेंगे, प्रत्येक विल्सन में 200 से 250 की संख्या में विल्सन पालिकाएं पाए जाते हैं। पहला पॉइंट हो गया मेरा। क्या, विल्सन के अंदर में 200 से 250 की संख्या में विल्सन पालिकाएं पाए जाते हैं, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर फिर से सुनिए, प्रत्येक विल्सन पालिकाएं में 1 से 4 की संख्या में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनक नलिकाएं पाए जाते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं पाए जाते हैं। हो गया, 2 पॉइंट खत्म हो गया। फिर से बोल देते हैं, प्रत्येक विल्सन पालिका में 1 से 4 की संख्या में क्या पाया जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनक नलिकाएं पाए जाते हैं। हो गया, दूसरा पॉइंट कंप्लीट। 2 बार बोल दिए, 2 बार बोल रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, शुक्रजनक नलिकाएं बाहर निकलकर एक पूरे कुंडलित नली बनाती है, यानी पूरे जालनुमा संरचना बनाती है, जिसे हम लोग रेटे टेस्टिस कहते हैं। यानी फिर से सुनिएगा, शुक्रजनक नलिकाओं से नलिकाएं बाहर निकलकर एक जालनुमा संरचना बनाती है, जिसे हम लोग रेटे टेस्टिस कहते हैं, रेटे टेस्टिस कहते हैं। 2 बार बोल दिया, ये भी 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में देखिए क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट में लिखेंगे रेटे टेस्टिस के बाहर एक नली निकली रहती है, जो कि 20 से 30 की संख्या में रहती है, 20 से 30 की संख्या में रहती है। उसे हम लोग भाषा इफ्रेंसिया कहते हैं। और भाषा इफ्रेंसिया से पूरे कुंडलित नली निकली हुई रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिविल्सन कहते हैं, एपिडिडेमिस कहते हैं। क्या हो गया, इतना ही लिखना है। कितना लिखना है, इतना ही लिखना है। एक बार फिर से मौका दे रहे हैं कि आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए और हम लिखाना इसके बाद स्टार्ट कर देंगे। हम नहीं भी लिखा सकते हैं, क्योंकि अभी हम तुरंत बताएं, 2 बार लाइन बताएं एक एक चीज़ को, तो आप लोग खुद लिख सकते हैं। ऐसा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं इसमें भी। तो क्या करें, लिखा दे या छोड़ दे, लिखा दे या छोड़ दे, बोलिए। आप लोग बोल ही नहीं पाइएगा, क्योंकि ये तो लाइव चल नहीं रही है, ये तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं क्या करूं, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या, हाँ, मैं एक बार फिर से बोल ही देता हूं, चलिए बोल देता हूं। तो सुनिए, अब लिखाएंगे नहीं, एक बार सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, एक बार बोलेंगे। प्रत्येक विल्सन में 200 से 250 की संख्या में विल्सन पालिकाएं पाए जाते हैं। पहला पॉइंट खत्म। प्रत्येक विल्सन पालिका में, दूसरा पॉइंट, प्रत्येक विल्सन पालिकाएं में
1 से 4 की संख्या में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनक नलिकाएं पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट खत्म। तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स विल्सन पालिका से बाहर निकलकर एक जालनुमा संरचना बनाती है जिसे हम लोग रेटे टेस्टिस कहते हैं। ये रेटे टेस्टिस कहते हैं। पॉइंट खत्म। रेटे टेस्टिस से फिर नलियाँ निकली रहती है 20 से 30 की संख्या में, जिसे हम लोग भाषा इफ्रेंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा इफ्रेंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा इफ्रेंसिया कहते हैं। हो गया। अब क्या? अब लिखेंगे भाषा इफ्रेंसिया से एक कुंडलित, बहुत अधिक कुंडलित नलियाँ निकली रहती है। बहुत सारी कुंडलित नलियाँ निकली रहती है जो कि 6 से 7 मीटर लंबा नली होता है। उसे हम लोग एपिडिडमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडिडमिस कहते हैं। इतना ही लिखना है, क्योंकि इस सब के बारे में तो हम लिखा चुके हैं। ऐसे हम लोग अधिवेशन के बारे में भी हम लिखा चुके हैं पूरा पिछले वाला क्लास में। तो हम यहाँ पर जैसे जैसे नाम आया तो उसके बारे में हम एक बार बोल दिए। जब पता है तो बोलने में क्या गया है, तो हमने एक बार बोल दिया फिर से। तो अब क्लास यहीं समाप्त होगा। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसको, टेस्टिस को हम लोग काटेंगे इंटरनल, यानी उसको बीच में काटेंगे, देखेंगे उसकी संरचना कैसी होती है और कैसे कैसे फिर अंदर में भी काम होता है। पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास 12 है तो हम लोग, क्योंकि क्लास 12 ऐसा ही है जो कि हम लोगों को जितना भी पूरे डिटेल में पढ़ना पड़ता है जो भी चीज़ है, क्योंकि ऐसे ऊपर पढ़ना तो बनता नहीं है। और क्लास 12 है, क्लास का आखिरी पद है, यानी आखिरी ये क्लास, इसके बाद क्लास नहीं होता है। इसके बाद ग्रेजुएशन होता है, तो ये सब अलग बात होता है। तो इसी तरह क्लास में बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, बाय।